अगर आप पैरालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं और जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में मैंने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस होने के बाद मरीज के जल्दी रिकवरी के लिए 2 ज़रूरी बातें हैं, जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, उसका खान-पान का ध्यान रखना, उसका मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में दूसरा जो फैक्टर है, मरीज के शारीरिक व्यायाम, उसकी एक्सरसाइज और उसके जो शिथिल अंग हैं उनको फिर से एक्टिवेट करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। दोस्तों, जब कभी भी कोई व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार होता है और उसके बाद वो एक साइड से पैरालाइज्ड हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यदि बाएं ब्रेन में स्ट्रोक पड़ा हो तो दाहिनी साइड पैरालाइज्ड हो जाती है, और दाहिनी साइड पैरालाइज होने के बाद उसकी वोकल कॉर्ड भी डिस्टर्ब हो जाती है और कई बार वो बात करने में भी असमर्थ हो जाता है। तो उसके अलावा उसके दाहिने पूरी साइड हाथ और पाँव भी शिथिल हो जाते हैं और वो उनको हिलाने-डुलाने में भी असमर्थ होता है। उसके मसल्स और नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करते और वो वाला हिस्सा उसका एकदम से बेकार लगता है। जैसे ही मरीज हॉस्पिटल से वापस आता है, तो उसके तुरंत बाद मरीज के केयरटेकर को या उसके परिवारजनों को उसके खान-पान का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। और अब आप सवाल करेंगे कि यदि आदमी बेड रिडन है, उसका एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा, तो वो एक्सरसाइज कैसे कर सकता है? इसके लिए शुरू में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता लेना बहुत ज़रूरी है। पहले तो दोनों टाइम सुबह और शाम फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ली जाए। कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज होनी चाहिए। अन्यथा एक समय फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा एक्सरसाइज होनी चाहिए, दूसरे समय घर का कोई भी सदस्य उसको 1 घंटे एक्सरसाइज उन्हीं को रिपीट करा सकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा उस पेशेंट को योगा करने के लिए प्रेरित करें। अब इसमें भी आप सवाल करेंगे कि योगा की एक्सरसाइज कैसे करेगा यदि कोई व्यक्ति बेड रिडन है? इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, तो वो व्यक्ति बेड रिडन होते हुए भी कुछ ऐसी योगाभ्यास हैं, प्राणायाम हैं, जिनको कि वो कर सकता है। और उनमें से कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको कि आम भाषा में अनुलोम-विलोम कहा जाता है, ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनको कि आदमी लेटे-लेटे भी कर सकता है। और धीरे-धीरे उनका अभ्यास लेटे-लेटे करेगा तो उसके श्वास का कंट्रोल बढ़ेगा और वो दोनों प्राणायाम उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा अन्य और भी प्राणायाम हैं जिनको कि वो कर सकते हैं। तो उनको यदि लगभग 15-20 मिनट शुरू में और धीरे-धीरे आधा घंटा, पौना घंटा बढ़ाया जा सकता है। इन प्राणायाम करने से उसके न केवल मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, बल्कि जो टिश्यूज़ कमज़ोर पड़ गए हैं, वो जल्दी से रिकवर हो जाएँ। योगा की दूसरी एक्सरसाइज वो धीरे-धीरे बाद में कर सकते हैं जब हाथ-पाँव काम करना शुरू हो जाएँगे। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो हिस्सा उस व्यक्ति का ठीक है, उस हिस्से से वो एक्सरसाइज अपने आप करे। या योगा की कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जिसमें कि पैर को उठाना
उसको नीचे रखना, उसको मोड़ना, उसको घुमाना, ये सब एक्सरसाइज योगा की या नॉर्मल फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज उस पैर की भी करें, उस हाथ की भी करें जो ठीक है। क्योंकि जब कभी भी पैरालिसिस का अटैक पड़ता है तो वो आदमी बेड रिडन होने की वजह से वो जो उसका सही हिस्सा भी है वो भी धीरे धीरे शिथिल होता जाता है। दूसरी तरफ फिजियोथेरेपिस्ट जो अंग उसका प्रभावित है उसको ठीक करने के लिए न केवल फिजिकल एक्सरसाइज कराएगा बल्कि कुछ उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मशीन होते हैं, स्टिमुलेटर्स होते हैं जो कि बॉडी पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, हाथ पाँव को, जांघ की मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और धीरे धीरे हाथ पाँव हिलने शुरू हो जाते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो भी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट कराता है, फैमिली के केयर टेकर को उन एक्सरसाइज को देखते रहना चाहिए और उसके बाद उनको रिपीट कराए 1 या 2 टाइम फिजियोथेरेपी के अलावा। जैसे कि यदि कोई फिजियोथेरेपिस्ट सुबह आता है तो वो केयर टेकर दोपहर में और शाम को खाना खाने से पहले वो एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तीसरा, इसमें जब फिजियोथेरेपी का के द्वारा उसके हाथ पाँव थोड़ा सा हिलने या काम करने शुरू कर दें तो फिजियोथेरेपिस्ट को या घर के केयर टेकर को तुरंत उस व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने पाँव में खड़ा हो सके और अपने चलने फिरने की हरकत शुरू कर सके। अगर कोई भी पैरालिटिक पेशेंट अपने पैरों को सही ढंग से जमीन में टिका सकता है और चलने की कोशिश करता है तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट या केयर टेकर अपनी सपोर्ट दे करके उसको धीरे धीरे चलाने की कोशिश करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाए। शुरुआती दौर में ऐसे पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ना है और ना ही उसको चलने के लिए अकेले कहना है। चलने के लिए उसको सपोर्ट आप किसी डंडी की सपोर्ट ले सकते हैं। शुरू में वॉकर की सपोर्ट देनी चाहिए। वॉकर भी पैरालिसिस के पेशेंट के लिए व्हील वाले वॉकर होते हैं, उसको ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो किसी भी ढंग से इम्बैलेंस होकर के नीचे न गिरे। धीरे धीरे वॉकर से प्रैक्टिस करने से 2-3 महीने में पैरालिटिक पेशेंट अपने आप चलने की स्थिति में आ जाता है। जैसे ही वॉकर का सपोर्ट लेना शुरू किया 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, उसी दौरान पैरालिटिक पेशेंट के पैरों की मसल्स को मजबूत करने के लिए स्टेबल साइक्लिंग की प्रैक्टिस भी करानी चाहिए। अब आप सवाल करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति पैरालिटिक है तो वो पैर उसका काम नहीं कर रहा होगा तो साइकिल कैसे चला पाएगा? लेकिन उसका भी सॉल्यूशन होता है। अगर यदि कोई व्यक्ति साइकिल इंडिपेंडेंटली नहीं चला सकता तो उसको साइकिलिंग के लिए उसका जो अफेक्टेड पार्ट है उसको साइकिल के पैडल में सही ढंग से सपोर्ट दे करके बांध देना चाहिए। आप उसको किसी बेल्ट से बांध सकते हैं, किसी रस्सी से बांध सकते हैं, कपड़े के बेल्ट से बांध सकते हैं ताकि मरीज को कंफर्टेबल भी लगे और वो सही ढंग से साइकिलिंग करने की स्थिति में आ जाए। अक्सर हॉस्पिटल्स में देखे होंगे कि जब कभी भी ऐसे पेशेंट को जिनके पैरों में खराबी होती है उनको साइकिलिंग कराते हैं तो उसके लिए स्पेशल बेल्ट बनी होती हैं जो कि उसके पैर को पूरी सपोर्ट देते हैं। साइकिलिंग से न केवल पैर की मसल्स मजबूत होती हैं बल्कि उसका स्टमक भी एक्टिवेट होता है और मरीज को भूख भी सही ढंग से लगती है और उसका खाने का पाचन भी सही होता है। तो कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को साइकिलिंग भी जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है तो उसके पैर की मूवमेंट कंपैरेटिवली जल्दी आ जाती है, लेकिन हाथ की मूवमेंट धीरे धीरे आती है
और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई सालों तक हाथ की प्रॉपर मूवमेंट नहीं आ पाती। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब शुरू के दिनों में हाथ की यदि प्रॉपर मूवमेंट ना हो पाए या उसको स्टिमुलेट नहीं कर पाए उनकी मसल्स को, तो वो मसल्स धीरे-धीरे शिथिल हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, जिनको कि दोबारा एक्टिवेट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि लगातार एक्सरसाइज करने से उस व्यक्ति के मसल्स धीरे-धीरे ठीक हो सकती हैं और वो कुछ हद तक काम करना शुरू कर देती हैं। साइक्लिंग के अलावा आयुर्वेदा के हिसाब से जब कभी भी कोई भी व्यक्ति पैरालाइज्ड हो जाता है या किसी भी हिस्से में चोट आ जाती है और उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी या कोई एक्सरसाइज करानी होती है, तो उस समय एक्सरसाइज कराने से पहले उसके हल्के हाथ से तेल मालिश कर लेनी चाहिए। कई बार पैरालिटिक पेशेंट के लिए कपूर से बने हुए कपूरादि तेल या अजवाइन और काली मिर्च और सौंठ और लहसुन के द्वारा बना हुआ तेल काफ़ी हद तक लाभदायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार के तेल की हल्की सी मालिश करके उसके अफेक्टेड पोर्शन में मालिश करने के बाद एक्सरसाइज करवानी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि मालिश कभी भी बहुत तेज हाथों से नहीं करनी चाहिए। मालिश हमेशा एक मसाज के तौर पर हल्का सा मालिश होनी चाहिए ताकि तेल का असर बॉडी में हो जाए। यदि संभव हो सके तो एक्सरसाइज और तेल मालिश के बाद आधा घंटा पेशेंट को धूप में रहना चाहिए ताकि उसको धूप में विटामिन डी भी मिल जाए और साथ में वो बदन में लगा हुआ तेल अच्छी तरह से उसके शरीर में पहुंच जाए। तेल के लगने से बदन की मसल्स काफ़ी हद तक जो शिथिल होती हैं वो नरम हो जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है जब कभी भी आपके हड्डियों में या मसल्स में दर्द होता है तो आप यदि तेल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उसका दुगना फायदा होता है। कई बार कंपेयर करते हैं कि यदि कोई सूखी लकड़ी होती है तो उसको आप मोड़ना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी। अगर उसी सूखी लकड़ी को पानी में भिगो दिया जाए या तेल में भिगो दिया जाए तो वो मोड़ने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी और टूटेगी नहीं। यही मनुष्य के शरीर के साथ भी होता है। अगर उसमें तेल मालिश हो जाए, आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं तो उससे पहले वो तेल मालिश वगैरह करके अपने बदन को गर्म कर देते हैं ताकि कोई भारी चोट उनके बदन में न लगे और उनकी सारी मसल्स एक्टिवेटेड रहे। यही पैरालिसिस के पेशेंट के साथ भी होता है कि यदि उस समय पर तेल मालिश हो जाए तो उससे उसका बदन काफ़ी हद तक एक्सरसाइज को करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ मैंने एक्सरसाइज की टिप्स दी हैं जो कि हर पैरालिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगले कुछ वीडियो में मैं अलग-अलग किस्म की एक्सरसाइज और शरीर के किस हिस्से के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा और उनके क्या क्या लाभ हैं, क्या उनके ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, पैरालिसिस के बाद फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और यदि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति धीरे-धीरे उसका पैरालिटिक पार्ट कमज़ोर पड़ता जाएगा और यदि ज़्यादा लंबा अरसा हो गया, समय हो गया तो वो फिर दोबारा रिकवर भी नहीं हो सकता। तो ध्यान रहे कि पैरालिसिस के पेशेंट को समय से एक्सरसाइज शुरू करा दी जाए और उसको फेस मैनर में इम्प्रूव करते जाएँ। शुरू में हल्की एक्सरसाइज करा कर के धीरे-धीरे जैसे उसके हाथ-पाँव काम करने शुरू कर देते हैं तो हैवी एक्सरसाइज भी की जा सकती है, जिसको कि मैं अब अगले कुछ वीडियो में बताऊँगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और को पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। मैं इस चैनल को आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी योगा के द्वारा मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेदा में और योगा में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।